किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग 51 क्वेश्चन से देखेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जामों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो डीसी मोटर का विरोधी विद्युदाघ बल क्या होता है। जो डीसी मोटर में जो ईबी होता है वो क्या करता है, तो वो दोस्तों ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। ठीक है, जो बैक ईएमएफ है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए काफ़ी मददगार होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंक्रोनस मोटर है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या होती है। तो ये जो सिंक्रोनस मोटर होती है दोस्तों, ये सेल्फ एक्साइटेड नहीं होती हैं। ठीक है, इनको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं। ठीक है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो इनको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको या तो इसमें डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग को हम लोग स्क्वायरल गेज टाइप की डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं, या हम लोग पॉनी मोटर्स का यूज करते हैं, पॉनी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स का यूज करते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, एंड जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती है। ठीक है, एंड सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसकी जो स्लिप होती है उसका मान क्या होता है दोस्तों, उसका मान होता है 0। ठीक है, क्योंकि जो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती है, जो स्लिप होती है वो NS माइनस NR होती है। जो रोटर की स्पीड होती है वो भी सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है, इसलिए जो इसकी स्लिप होती है वो होती है 0। अगला क्वेश्चन, दाविक ग्लास लैंप की सामान्य अपेक्षित आयु कितनी होती है। तो जो दाविक ग्लास लैंप होते हैं उनकी सामान्य आयु होती है 200 घंटे। अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन मीटर का मतलब है कि उसने कितने जूल, मतलब ऊर्जा का मतलब 1 जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, वो होता है दोस्तों 1 जूल के। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो जो विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध होता है उसे कहा जाता है दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा, मतलब शंट मोटर के द्वारा अच्छे से संचालित होगा। वो होता है दोस्तों प्रत्यागामी पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं, वो उसको चलाने के लिए हम लोग डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता कब उच्च होती है। तो जो इफिशियंसी होती है वो कब हाई होती है, वो होती है दोस्तों जब कॉपर लॉस इक्वल टू हो जाते हैं आयरन लॉस के। ठीक है, जो कॉपर लॉस इक्वल आयरन लॉस हो जाता है तब कुंडली हानि और लॉय हानि के बराबर हो जाती है, तो जो इफिशियंसी होती है वो हाई होती है ट्रांसफार्मर की। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। ठीक है, तो जो आवृत्ति होती है वो जितनी ही कम होती है, जो बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है। मतलब जो E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है -L d∅/dt। तो जो यहाँ पे जो माइनस चिन्ह होता है ये बताता है कि जो जिसके द्वारा वो उत्पन्न हुआ है वो उसका विरोध करेगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों लेंज का नियम। ठीक है, लेंज के नियम के द्वारा पता चलता है कि जो विद्युत बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन, नमी के विरुद्ध संरक्षण, मतलब जहां पर मॉइस्चर होगा उसके विरुद्ध संरक्षण में प्रदान किया जाता है कौन से, क्या किया जाता है, तो उसमें CTS कवचित जो होती हैं तार स्थापन वायरिंग वो प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों नियॉन लैंप। ठीक है, जिसे कोल्ड कैथोड लैंप भी बोलते हैं। जैसे नियॉन लैंप जो होती है उसे सजावट और विज्ञापन के लिए भी यूज किया जाता है, एंड इसे कोल्ड लैंप भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कुंडली विस्तृत पोल अंतराल से कम है तो जो वाइंडिंग होगी वो कैसी कहलाएगी। तो जो कुंडली होगी वो पोल अंतराल से अगर कम होगी, पोल पिच से कम होगी, तो वो होगी दोस्तों फ्रैक्शनल पिच कहलाएगी वाइंडिंग जो होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इंडक्शन मशीन के लिए शून्य भार स्लिप क्या होगी, मतलब नो लोड पे जो स्लिप होगी वो क्या होगी। तो जो इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मशीन है, वो नो लोड पे समथिंग समथिंग सिंक्रोनस स्पीड के समथिंग चलेगी। मतलब जो NS एंड NR का जो डिफरेंस होगा वो मतलब सिमिलर मिलता जुलता होगा। तो जो S का मान होगा स्लिप निकलेगी, जो हम लोग परसेंटेज स्लिप निकालते हैं NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100 करके, तो यहाँ से जो स्लिप आएगी वो समथिंग 1% से कम आएगी। ठीक है, तो जो नो लोड पे स्लिप होती है इंडक्शन मोटर की वो होती है 1% से कम। अगला क्वेश्चन, कि कितने से अधिक की विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी, मतलब जो हमारी स्किन है वो जल जाएगी। तो 200 मिली एम्पियर से अगर अधिक करंट है उस सर्किट में, अगर उसको छुएंगे तो हमारी उसमें उस झटके से त्वचा जल जाएगी। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो लगभग 9 मिली एम्पियर तक
जो 9 मिली एम्पेयर करंट होती है, लगभग 9 मिली एम्पेयर है 10 मिली एम्पेयर तक, उसको 1 सेकेंड तक झेल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइन वेव तरंग की एक एसी का जो शीर्ष गुणा किया पीक फैक्टर होता है वो क्या होता है? तो जो पीक फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों क्या, वो होता है मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। ठीक है, तो किसी भी साइन वेव की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, आई एम एंड आरएमएस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, वो होती है आई एम बाई रूट टू। आई एम से आई एम जब कैंसिल हो जाएगा तो रूट टू ऊपर जाएगा, रूट टू का मान क्या होता है दोस्तों, 1.414। ठीक है, तो जो पीक फैक्टर होता है एसी साइन वेव का वो होता है दोस्तों 1.414। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प ट्रांसफार्मर का सहायक भाग नहीं है? तो बुशिंग होती है ट्रांसफार्मर में, ब्रीदर होता है दोस्तों, कंजर्वेटर भी होता है, जो आइसोलेटर्स होते हैं ये नहीं होता है ट्रांसफार्मर का सहायक भाग। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन का भाग होता है आइसोलेटर्स, एंड आइसोलेटर जो होते हैं वो नो लोड पे ऑपरेट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कौन सा एक पीएनपीएन उपकरण है जिसे एक छोटे धनात्मक गेट द्वारा धारा द्वारा चालन में प्रेरित किया जा सकता है और एक ऋणात्मक गेट संकेत द्वारा बंद किया जा सकता है? तो ये होता है दोस्तों जीटीयू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि जो घरेलू वायरिंग सिस्टम होते हैं उसमें जो फ्यूज निर्धारण की जो रेटिंग होगी या फ्यूज की जो रेटिंग होगी वो क्या होनी चाहिए? तो वो लगभग दोस्तों क्रिटिकल जो वैल्यू होगी फ्यूज की उसका 40% होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई अमीटर करंट अमीटर करंट की गणना करें जहां बीटा बराबर 100 एंड आई बी बराबर 20 माइक्रो एम्पीयर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होता है दोस्तों क्या, कॉमन अमीटर में ये होता है दोस्तों आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, तो आई सी बराबर हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। तो यहाँ से आई सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ई माइनस आई बी अपॉन आई बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बीटा का मान रख दें, बीटा का मान है 100 एंड आई ई माइनस आई वी का मान कितना है 20 माइक्रो एम्पियर। तो 20 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा अपॉन 20 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आई ई माइनस 20 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 20 इंटू 200 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 इंटू 100 हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये हो जाएगा कितना 100 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको हम लोग जब और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये माइनस का 20 इंटू 10⁻6 इधर जाएगा, जो पॉजिटिव हो जाएगा क्या 20 इंटू 10⁻6। तो 20 इंटू 10⁻6 जो है वो कॉमन हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻6। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 100 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 101 इंटू 20 इंटू 10⁻6। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻6। तो 3 अंक बाद जब दशमलव हम लोग यहाँ निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2.02 मिली एम्पियर। जो अमीटर करंट आएगी वो आएगी दोस्तों 2.02 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में उल्लिखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है? तो ये होता है दोस्तों अध्ययन कक्ष, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, या रीडिंग रूम जहाँ पे हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्रिस्टल डायोड में विक्रम धारा किस कोटि में होती है? तो ये होती है दोस्तों माइक्रो एम्पियर में। क्रिस्टल डायोड में जो रिवर्स करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है। अगला क्वेश्चन, इस समान उत्तेजन वाली सिंक्रोनस मोटर जो होगी उसमें पावर फैक्टर होगा। तो जो सिंक्रोनस मोटर होगी तो उसका जो नॉर्मल एक्साइटेशन होता है उसमें जो पावर फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों यूनिटी। ठीक है, ओवर एक्साइटेड में उसका जो ओवर एक्साइटेड होगी अगर सिंक्रोनस मोटर तो उसका पावर फैक्टर होगा लीडिंग, एंड अंडर एक्साइटेशन होगी तो उसका पावर फैक्टर होगा लैगिंग मतलब पश्चिगामी। ठीक है, एंड जो सामान नॉर्मल एक्साइटेशन होगी तो उसका पावर फैक्टर होगा दोस्तों यूनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दृढ़ परिरक्षी नलिका के संबंध और असंबंधन के लिए किस टूल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों पाइप रेंच। ठीक है, पाइप रेंच की आवश्यकता होती है उसे खोलने या बंद करने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम कैसा होता है? तो जो सोडियम वेपर लैंप होती है उसमें जो सोडियम होता है आरंभ में मतलब स्टार्टिंग में ठोस अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर की दक्षता किस स्थिति पर अधिकतम होती है? तो जो डीसी जनरेटर की दक्षता होगी वो किस स्थिति पर अधिकतम होगी? तो ये होती दोस्तों जब क्या होता है कि वेरिएबल लॉसेस इक्वल टू हो जाते हैं कांस्टेंट लॉसेस के। ठीक है, मतलब वेरिएबल लॉसेस इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, मतलब चर हानि इक्वल टू अचर हानि।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा होने पर 25 ओम और समांतर में जुड़ा होने पर 6 ओम है, तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि 20 और 5 ये होगा सीरीज में जोड़ने पर 25 ओम, 10 और 20 ये 30 ओम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। एंड 10 और 15 ओम ये हो जाएगा सीरीज में जोड़ने पर 25 ओम, 15 5 20 ये नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन तो चले गए, दूसरा एंड तीसरा। अब दूसरा और चौथा, अब हम लोग पहला और तीसरा देखेंगे। तो पहला और तीसरा को अगर हम लोग पैरेलल से निकालते हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 25, तो 5 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 ओम। तो पैरेलल में जोड़ने पर ये आएगा 4 ओम, तो ये नहीं होगा। हम लोग तीसरे ऑप्शन को देखेंगे, तो 10 इंटू 15 अपॉन 25, इसको हम लोग अगर पैरेलल में निकालते हैं तो 5 पचम 25 एंड 5 त्याई 15, 5 से 10 काटेंगे 2 बार, तो ये आ जाएगा 6 ओम। तो इन दो रजिस्टेंसों को पैरेलल में जोड़ने पर 6 ओम आता है एंड सीरीज में जोड़ने पर 25 ओम। तो दोनों रजिस्टेंस के मान हो गए 10 ओम एंड 15 ओम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगलक फ्यूजिक गुणक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो मतलब जो फ्यूज की रेटिंग होती है, तो उसकी जो रेटिंग होती है, उसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, उसका मान होता है दोस्तों मिनिमम फ्यूजिंग फैक्टर अपॉन जो करंट रेटिंग होती है फ्यूज की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम न्यूनतम संगलक गुणक अपॉन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। अगला क्वेश्चन, यदि पोल विस्तृत या कॉइल पिच पोल अंतराल के बराबर हो, मतलब कॉइल पिच पोल पिच के बराबर हो, तो इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं। तो ऐसी वाइंडिंग दोस्तों कहलाती है फुल पिच्ड वाइंडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में जो उत्पादित विद्युत बल है जो ई नॉट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है। तो होता है दोस्तों ध्रुव अभिबाय के, मतलब जो फ्लक्स होता है पोल फ्लक्स होता है उसके जो ई नॉट बराबर क्या होता है, ई नॉट बराबर होता है दोस्तों ZN P5/60A। तो ZN P/60A कांस्टेंट हो जाते हैं, तो जो ई नॉट होगा वो हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, पोल फ्लक्स के। अगला क्वेश्चन, विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ने पर क्या होता है। तो जो रजिस्टिव एलिमेंट होते हैं विद्युत पदार्थ के, उनका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो उनका प्रतिरोध है उसका मान घटता है। तो अभ्रक होगा, उसका मान क्या होगा, घटेगा अगर तापमान बढ़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि प्रत्यावर्तितों में अल्टरनेटर में अवमंदक कुंडली किस लिए दी जाती है। जो डैम्पर वाइंडिंग होती है उनका यूज दोस्तों जो चाल दोलन प्रभाव को घटाने के लिए, मतलब जो आर्मेचर रिएक्शंस की वजह से जो उनमें उसमें वेरिएशन होता है, ऑसिलेशन होता है, उसको घटाने के लिए हम लोग अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, माना कि एक वायु संधारित्र और अभ्रक संधारित्र है, माइका कैपेसिटर के आयाम समान है, तो यदि अभ्रक संधारित्र की जो धारिता है वो वायु संधारित्र की धारिता से 6 गुनी है, तो अभ्रक की आवश्यक विद्युतशीलता क्या होगी। जो एब्सोल्यूट रिलेटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है वो क्या होगी, वो होगी दोस्तों 6। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग किस दिशा की गणना के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है दोस्तों विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों जनरेटर के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाट मीटर एक होता है, तो जो वाट मीटर है वो एक प्रकार का इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ स्थिर रिले सरलीकृत ब्लॉक आरेखों में उपस्थित नहीं होता है। तो यह है दोस्तों प्रतीपक, जो स्थिर रिले सरलीकृत ब्लॉक आरेखों में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर या रोटेटिंग मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो सामग्री होगी उसमें संकीर्ण VH कर्व, मतलब जो VH लूप होता है, ठीक, उसका संकीर्ण होना क्यों वांछनीय है, मतलब क्यों आवश्यक है। ठीक है, पतला होना क्यों आवश्यक है। तो ये होता है दोस्तों इसमें हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। तो मतलब ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम होते हैं। ठीक है, वो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर कोर या रोटेटिंग मशीन की कोर बनाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ओवरहेड लाइन प्रणाली में फॉल्ट की घटना का प्रतिशत क्या होगा। तो जो त्रुटि की घटना का प्रतिशत होगा वो होगा दोस्तों 30 से 40%। अगला क्वेश्चन, एक प्रतीप अभिनत सिलिकॉन या जर्मेनियम PN जंक्शन डायोड जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा बढ़ती है, मतलब एक रिवर्स वॉइस जो सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड होता है वो होता है दोस्तों फोटो डायोड। ठीक है, जो फोटो डायोड होता है वो एक उसमें जब जिसमें जंक्शन में प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो उसमें जो व्युत्क्रम करंट होती है उसका मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, कि जब विद्युत धारा किसी धात्विक कंडक्टर मतलब मेटेलिक कंडक्टर से गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है। तो जो मतलब उसमें जो लॉस की वजह से I²RT की वजह से जो हीट जनरेट हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है दोस्तों चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव की वजह से। ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास कुंडली धारा और वोल्टता डीसी जनरेटर के लिए उपयुक्त है। तो जो पास मतलब लैप जो वाइंडिंग होती है, लैप में क्या होता है दोस्तों, ए बराबर पी होता है, आर्मेचर मतलब पैरेलल पाथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। एंड लैप वाइंडिंग वहाँ यूज करते हैं जहाँ लो वोल्टेज एंड हाई करंट की आवश्यकता होती है, ऐसे डीसी जनरेटरों में जहाँ उच्च धारा और निम्न वोल्टता की आवश्यकता हो। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा परिरक्षी कंड्यूट का वर्गीकरण नहीं है। तो होता है दोस्तों मोटी भित्ति परिरक्षी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्वचालित इस्त्री में मतलब एक स्वचालित आयरन में तापमान समायोजन का स्वतः नियंत्रण जो प्रेस होती है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों थर्मोस्टेट के द्वारा, उसमें सेल्फ नियंत्रण किया जाता है टेम्परेचर का। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होगा, मतलब हाई रेजिस्टेंस किस में होगा। ये होता है दोस्तों अभ्रक, ठीक है, जिसे माइका कहते हैं, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। अगला क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले होते हैं, ठीक है, तो इनका जो टी का मान अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आर का मान है वो घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैगर का उपयोग विद्युत उपकरण के की को मापने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो मैगर का उपयोग दोस्तों इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक डीसी मोटर में एक दिशिक वलाघूर्ण मतलब यूनिडायरेक्शनल टॉर्क किसकी सहायता से उत्पादित किया जाता है। तो ये दोस्तों ब्रश एंड कम्यूटेटर की सहायता से उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रृंखला में जुड़े 10 शुष्क सेल 15 वोल्ट उत्पादित करते हैं, यदि वे समांतर में जुड़े हों तो इस संयोजन में उत्पादित कितना होगा, कितना वोल्टेज उत्पादित। अगर सीरीज में 10 शुष्क सेल जुड़े हैं तो सीरीज में जो वोल्टेज होता है वो हम लोगों का जुड़ जाता है। तो 10 सेल जुड़े हैं तो पर सेल का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/10, तो ये हो जाएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो एक सेल का जो वोल्टेज होगा वो होगा 1.5 वोल्ट। अब वो कह रहा है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है दोस्तों, तो जो वोल्टेज होता है पैरेलल में वो कांस्टेंट होता है, मतलब सभी टर्मिनल पर सेम रहेगा। तो एक सेल का वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट, तो हमें टर्मिनल पर 1.5 वोल्ट ही प्राप्त होगा, क्या होगा 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी मतलब वैलेंस बैंड और चालन पट्टी मतलब कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः अनुनाद आवृत्ति मीटर का पैमाना होता है, जो समान अनुनाद आवृत्ति का मीटर जो पैमाना होगा वो होता है दोस्तों 45 से 55 हर्ट्ज के बीच में। अगला क्वेश्चन एंड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भार बढ़ने पर जो डीसी शंट मोटर की गति होती है वो क्या होती है। तो जो डीसी शंट मोटर होती है वो जनरली कांस्टेंट स्पीड मोटर होती हैं, ठीक है, लेकिन इनकी भार बढ़ने पर जो इनकी स्पीड होती है स्लाइटली रिड्यूस हो जाती है, मतलब थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा यूपीपीसीएल TG2 का पार्ट सेकेंड, ठीक है। तो जिसे भी अगर वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।